आज हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारी किताबों में नहीं दिया होता है और ना ही इसे बहुत सारे टीचर्स अपनी क्लासेस में करवाते हैं। इसी वजह से ये बहुत अनकॉमन पॉइंट है, ज़्यादातर लोग इसे नहीं जानते हैं और क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं इस वजह से उनकी लैंग्वेज में एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, कौन से टेंसेस? कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। अब मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कहा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो जो भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये उनसे रिलेटेड है, उनसे एसोसिएटेड है। कंटिन्यूअस टेंस को हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं और इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि वो प्रोग्रेस शो करता है, वो कंटिन्यूटी शो करता है। अब हम वर्ब्स तो बहुत सारी सीखते हैं, तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूअस टेंसेस में मना होती हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक वर्ब है अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड की हिंदी होती है समझना। अगर मुझे ये कहना है कि मैं समझ रहा हूं, क्या कहना है? कि मैं समझ रहा हूं, तो रहा है आ रहा है को देख के हम सोचते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि है भी। अब फिर उसके रूल हम जब रिकॉल करते हैं तो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो हम मैं समझ रहा हूं को अंग्रेजी में क्या बनाते हैं? आई एम अंडरस्टैंडिंग। बट ये इंग्लिश के हिसाब से गलत सेंटेंस है। अब अगर हम देखें तो हमने तो रूल को फॉलो किया, आई के साथ एम लगाया और फिर अंडरस्टैंड की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड और फिर आईएनजी लगाया अंडरस्टैंडिंग। तो रूल के हिसाब से तो हमें लगता है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल फॉलो करके अपना सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन इंग्लिश का एक और रूल है, उसके हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। वो ये रूल है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर प्रयोग नहीं की जाती, जैसे अंडरस्टैंड भी उनमें से एक वर्ब है। अब जब हम ऐसी वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं, तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर मुझे कहना है कि मैं समझ रहा हूं और मैं कहता हूं आई एम अंडरस्टैंडिंग, सो इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है। अब अगर मुझे किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो मुझे तो ये सेंटेंस भी तो इंग्लिश में ही बोलना है कि मैं समझ रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि ये सेंटेंस गलत है तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये कि हम उस वर्ब की जगह कोई और दूसरी वर्ब यूज कर लें जिसका मीनिंग सेम हो, लेकिन उसके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि इसको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना। जैसे गेट। अब गेट का मतलब भी समझना होता है। गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसके अंदर से एक इसका मतलब समझना भी होता है। अगर मुझे कहना है कि मैं समझ रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं आई एम गेटिंग। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया, क्योंकि गेट को तो कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस में बनाया जा सकता है, उसके ऊपर ऐसी कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर मुझे अंडरस्टैंड ही यूज करना है, अब मैंने कहा था ना दो ऑप्शंस हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि उस वर्ब की बजाय कोई दूसरी वर्ब का इस्तेमाल कर लिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसी अगर वर्ब को इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर हम कंटिन्यूअस की बजाय उसको इंडेफिनिट में यूज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये तो गलत है, हमने ये तो बोलना नहीं है। तो अंडरस्टैंड क्योंकि कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस के अंदर यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? उसको इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे। अब इंडेफिनिट के रूल में अगर हम इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे तो क्या रूल लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। तो मैं समझ रहा हूं कि इंग्लिश अगर इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे तो बनेगी आई अंडरस्टैंड। अब आई अंडरस्टैंड की दो हिंदी हो गई, एक तो मैं समझ रहा हूं और दूसरी मैं समझता हूं। समझ में आया? तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर यूज नहीं होती हैं और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना मैक्सिमम ग्रामर की बुक्स में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा कुछ में होता है एक आध में, लेकिन बहुत कम। और इंस्टीट्यूट में टीचर्स भी ये चीजें जनरली नहीं कराई जाती हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में शायद होती होंगी जैसा हम भी करा रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही एक और वर्ब होती है लव। कौन सी वर्ब? लव। लव का मतलब होता है प्रेम करना, प्यार करना। लव को भी कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं किया जाता है। अगर आप बोलेंगे आई एम लविंग तो ये सेंटेंस इंग्लिश के हिसाब से गलत है, हमें बोलना होता है आई लव।
अब अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड का स्लोगन है आई एम लविंग इट, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज हो गया। तो क्या उस कंपनी के जो बड़े लोग बैठे हुए हैं जो डिसाइड करते हैं, क्या उनको इंग्लिश नहीं आती? क्या उनको इंग्लिश का ये पॉइंट नहीं पता? सब पता होता है। तो अगर कोई बड़ी कंपनी कोई ऐसा एरर करती है जो इंग्लिश के हिसाब से गलत है, तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि पब्लिसिटी करना चाहते हैं, अपनी पब्लिसिटी स्टंट होता है। अब जैसे हमने मैकडोनल्ड्स की बात करी ना, अब मेरी तरह कितने सारे और टीचर्स पढ़ा रहे होंगे जो मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे, जिनको ये पॉइंट पढ़ाना होगा और उनको भी पता है कि मैकडोनल्ड्स का स्लोगन है आई एम लविंग इट एंड दैट इज रॉन्ग। तो मैकडोनल्ड्स की एक एडवर्टीजमेंट हो गई। तो पहला रीजन तो कंपनीज का ये होता है कि वो एडवर्टीजमेंट स्टंट के लिए उसको यूज करते हैं, गलत इंग्लिश को, गलत टर्म्स को। दूसरा कारण ये होता है कि जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करें आई एम लविंग इट, तो ये अमेरिकन स्लैंग है। स्लैंग का मतलब होता है जो हम भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी में बात करते हैं, ऐसे जो वहाँ की लोकल इंग्लिश है उसका एक सेंटेंस है आई एम लविंग इट। अब जैसे हम लोग हिंदी में कितना गलत बोलते होंगे हमें नहीं पता, है ना। अब जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग जो हिंदी के टर्म्स गलत यूज़ करते हैं, लेकिन जो व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो हिंदी का ज्ञानी होगा, वो कहेगा कि भाई ये बात गलत कर रहे हो, ये ऐसा हिंदी में नहीं होता है। इसी तरह से इंग्लिश के भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन जनरली जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं, जो वहाँ के ही पले बड़े लोग होते हैं, उनको वो ग्रामर टर्म्स नहीं पता होते, वो एक स्लोगन चलता है। तो एक कंपनी कई बारी, ब्रांड कई बारी उसको एक लोकल स्लैंग यूज करता है एक स्टाइल के लिए। तो इस वजह से भी हो सकता है इन्होंने वो सेंटेंस का प्रयोग किया हो आई एम लविंग इट। अब इसके अंदर एक और बात देखने वाली है जो कंटिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड है, और ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कभी भी ING लगा होता है। जैसे आई एम लविंग इट जो उनका स्लोगन है, उसके अंदर आप देखना ING नहीं लिखा, लविंग में ING नहीं लिखा, IN तक लिखा और उसके बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा है। तो जो अंग्रेज होते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जिनकी मदर टंग है इंग्लिश, वो अंग्रेजी को सिस्टमैटिक ढंग से पूरा बोलें ये जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी गलत भी बोलते हैं, है ना, हम लोग हिंदी में गलतियां करते हैं, हमें नहीं पता कि उसका सही टर्म क्या है। इसी तरह से जिनकी अंग्रेजी मदर टंग है, उनको शायद उसके सही टर्म्स इतने ना पता हो, वो उसमें गलतियां करते हैं, जो एनवायरनमेंट से सीखते हैं। अब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं जा रहा हूं, अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, हम रहा हूं नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं जा रहा हूं, राऊं बोलते हैं, रहा हूं नहीं। हम अपने घरों में जनरली जब बात करते हैं तो हम यही कहते हैं मैं जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं। हम ये नहीं कहते मैं जा रहा हूं और अभी आ रहा हूं, क्योंकि हमारी मदर टंग है हिंदी, हम उसको खेलते हैं, हम उसके साथ उसको फ्लो में यूज करते हैं। इसी तरह से जो फॉरेनर्स हैं उनकी मदर टंग इंग्लिश है, कुछ कंट्रीज की मदर टंग इंग्लिश है, तो वो लोग उसको उसी फ्लो में यूज करते हैं। जैसे हम रहा हूं को राऊं कर देते हैं, वैसे ही वो ING कहीं पे भी आता है उसको IN तक बोलते हैं, और जो कि ग्रामेटिकली गलत है। तो वो जो उसका स्लोगन है आई एम लविंग इट, उसके अंदर N तक दिया हुआ है, क्योंकि वो एक अमेरिकन लोकल स्लैंग यूज करना चाहते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे वो लोग बोलते हैं आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग, ही इज टेलिंग। तो वो न तक बोलते हैं, ग नहीं लगाते, जिस तरह से हम लोग हिंदी में राउं जाऊं करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, मेन पॉइंट पे आते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं इंग्लिश के अंदर जिनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर यूज नहीं करते। अब जोन सी वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं करना, उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उस वर्ब की जगह बजाय कोई दूसरी वर्ब लगाएं जिसका मीनिंग सेम हो और उसके ऊपर ऐसी कोई बाधा ना हो, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उस वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, या अगर पास्ट की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि हम उसे प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंसेस की बजाय इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएं। तो अगर हमें ये कहना है कि आई एम लविंग इट, तो प्रॉपर इंग्लिश के हिसाब से तो ये गलत है, तो इसका सही क्या होगा, आई लव इट, इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती। अब इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी देखनी होगी। अगर ऑक्सफोर्ड में आप कोई भी वर्ब निकालें और उसके ब्रैकेट में लिखा हो नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है,
तो नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है। तो अगर आप अंडरस्टैंड या लव निकालेंगे, जैसे और भी हैं, रिमेंबर भी हैं, तो अगर आप ये वर्ब्स निकालेंगे तो इनके ब्रैकेट में लिखा होगा नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, तो इसका मतलब हमने इनको प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करना। एक और स्टेटमेंट होती है, अब जैसे आप वांट निकालें, वांट मतलब चाहना, वांट के ब्रैकेट में लिखा होगा नॉट यूजुअली यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस, नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस नहीं, नॉट यूजुअली यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस। इसका मतलब है कि आमतौर पर इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं होता है, लेकिन अगर आप करेंगे तो वो गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। आई एम वांटिंग आप बोल सकते हैं, ना बोलें तो ज्यादा बेहतर है। समझ में आया? तो कभी भी किसी बड़े ब्रांड को अगर हम देख लें कि उसने कुछ ऐसा टर्म लिखा है, तो हम ये ना सोचें कि एक बड़ा ब्रांड कर रहा है तो वो ठीक ही होगा। जैसे सैमसंग कंपनी ने अपने जब फोन्स में पॉलीफोनिक टोन्स निकाली, बहुत सालों पुरानी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने उस टाइम उसको एडवर्टाइज किया गलत इंग्लिश लिखकर। फोन बना होता था और लिखा होता था इट डू नॉट रिंग। अब इसमें इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आना चाहिए, तो उन्होंने डू लिखा, एरर किया, और उस एरर को उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा। इट छोटा होता था और डू रेड इंक में बड़ा, और फिर नॉट रिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस होता था इट सिंग, वो फिर दोबारा एक गलती, इट सिंग्स होना चाहिए एसोरियस, तो इट डज नॉट रिंग बट इट सिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये बजता नहीं है, ये तो संगीत की तरह मधुर है, गाता जैसा है, तो इसकी टोन्स इतनी अच्छी हैं, इतनी मधुर है कि आपको चुभेगा नहीं। तो इट जो है दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब इतनी बड़ी कंपनी है सैमसंग कंपनी के, उनको इंग्लिश नहीं पता होगी क्या? वहां पे कोई स्किलफुल लोग नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, ये जान के एडवर्टीजमेंट स्टंट्स होते हैं। समझ में आया? अब मैं उस टाइम स्टूडेंट्स को बताता था, बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ाता था कि देखो ये गलत है, एरर है। अब मेरी तरह हजारों टीचर्स होंगे पूरे इंडिया लेवल पे जो बताते होंगे देखो गलत इंग्लिश लिखी है, तो हो गया सैमसंग सैमसंग हर जगह। तो इस वजह से ये उनका एक एडवर्टीजमेंट स्टंट भी होता है। तो हमने अब जो मैं आपको वर्ब्स शेयर करूंगा कि ये वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती, उनको आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। उसकी जगह इंडेफिनिट यूज करना है, चाहे हिंदी में रहा है ही आ रहा हो। दूसरी चीज, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आमतौर पर ना यूज करो तो बेहतर है, लेकिन अगर कर लोगे तो वो गलत नहीं है। जैसे वांट, रिस्पेक्ट और फील। अब हम जनरली बोलते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, तो फील वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर करेंगे तो वो गलत नहीं है। तो कुछ वर्ब्स के साथ ढील होती है, जैसे मान लो किसी का गला खराब है, अब उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब गला खराब है, उसने दवाई दे दी और कहा कि मेरे को कुछ परहेज रखना है। अब हल्का फुल्का उसका गला खराब था, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई परहेज नहीं, आप नॉर्मल रखो। तो उसने बोला अच्छा मैं ठंडा पानी पी सकता हूँ? वो कहता है ना पियो तो बेटर है, अवॉइड कर लेना, लेकिन पी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही खराबी है उसके गले में। इसी तरह से अगर कुछ वर्ब्स ना यूज करो कंटिन्यूअस में तो बेटर है, लेकिन अगर कर लोगे तो वो गलत नहीं है। जैसे वांट, फील और रिस्पेक्ट। समझ में आया? तो जो वर्ब्स मैं आपसे शेयर करूंगा उसको ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में रखना है कि उनका प्रयोग हमने कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना। कई बार क्या होता है, एक वर्ब के कई मीनिंग होते हैं। अब बहुत मेन पॉइंट आ रहा है एक और, उसको ध्यान से सुनना। एक वर्ब है हैव। हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। जैसे आई हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक हाउस है। हैव का मतलब खाना भी होता है, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। हैव को हम पीने के लिए भी यूज करते हैं, आई एम हैविंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। तो हैव के कई मतलब हैं, लेकिन जब हैव का मतलब पास होना होगा, क्या होगा? पास होना, उस केस के अंदर हमने इसको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना। दूसरे केसेस में हम कर सकते हैं। अगर हैव का मतलब पीना या खाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी और मीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग फूड। ये सेंटेंसेस ठीक हैं, क्योंकि यहां पर हैव का मतलब खाना या पीना या कुछ और मतलब हो। लेकिन जब हैव का मतलब पास होना होगा कि आई हैव अ लैपटॉप, कि मेरे पास एक लैपटॉप है, तो यहां पे क्या मतलब हुआ? हैव का पास होना। फिर यहां पे आप उसको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, आई एम हैविंग अ लैपटॉप, वो गलत हो जाएगा।
तो हैव को कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज किया जा सकता है, लेकिन जब इसका मतलब पजेस हो, पास में होना हो, फिर इसको कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं किया जाता है, फिर वो गलत होगा। जैसे लोग जनरली बोलते हैं आई एम हैविंग 2 daughters, आई एम हैविंग अ वेरी गुड जॉब, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत सेंटेंस है। आई हैव 2 daughters, आई हैव अ गुड जॉब, इस तरीके से। क्लियर? तो इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में डालो और कंटिन्यूअस टेंसेस में इनका यूज मत करो। आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस के अंदर यूज़ नहीं की जाती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और शॉर्ट वीडियोस के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक या हेलो ऐप पे मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू।